भारत का संविधान। भारतीय स्वयं अपने राजनीति भविष्य का निर्धारण करें। यह कथन सर्वप्रथम किस विधेयक में कहा गया? स्वराज्य विधेयक में। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यह कथन कब और किसके द्वारा कहा गया? 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा। सर्वप्रथम संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग कब और किसने की? मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। भारतीय जनता को अपने संविधान का निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह कथन कब व किसके द्वारा कहा गया? 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1937 में गठित विधानसभाओं द्वारा किसकी मांग की गई? भारतीय द्वारा निर्मित संविधान की। कांग्रेस ने संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व पर कब व किस अधिवेशन में विचार किया? 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग किस अधिवेशनों के दौरान की गई? सन 1937 और 38 अधिवेशनों में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 22 मार्च 1942 को। भारतीय संविधान का निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा के गठन को स्वीकृति किसने प्रदान की थी? क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बताइए। स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस एवं एबी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा के गठन के संबंध में किसने सुझाव दिया था? कैबिनेट मिशन ने। मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करने का क्या कारण था? मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग न माने जाने के कारण। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे? 292। संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे? 93। कमिश्नर प्रांतों से संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे? 4। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का क्या आधार था? सांप्रदायिक आधार। ब्रिटिश प्रांतों से मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 79। ब्रिटिश प्रांतों से सामान्य प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 213। ब्रिटिश प्रांतों से सिख प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 4। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में दिल्ली में। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में हुआ था? प्रत्यक्ष रूप में। संविधान सभा के निर्वाचन हेतु मतदाता कौन थे? विधानसभा के सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। विभाजन योजना कब स्वीकृत हुई? 3 जून 1947 को। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 326। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्यवाही सर्वप्रथम किस प्रस्ताव के पेश होने पर प्रारंभ हुई थी? उद्देश्य प्रस्ताव के। प्रथम बार उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान का प्रारूप किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? परामर्श समिति की। संविधान का प्रारूप संवैधानिक सलाहकार किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का द्वितीय वाचन कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का तृतीय वाचन कब से कब तक चला? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिनों तक चली? 114 दिनों तक। संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब परिवर्तित हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 अनुसूचियाँ थीं।
संविधान के वह कौन से प्रावधान है जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 एवं 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद एवं कितने अनुसूचियां हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा इनके सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संघात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। मूल अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान की तरह किया गया है? अमेरिका के संविधान की तरह। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आपात उपबंध किस देश के संविधान से प्राप्त हुए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्राप्त हुआ है? रूस के, सोवियत रूस के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान सभा का गठन किस योजना के अधीन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अधीन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी अर्थात मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? भारतीय जनता द्वारा। संविधान की उद्देशिका से क्या अभिव्यक्त होता है? संविधान का स्रोत भारत की जनता, इसका उद्देश्य एवं अंगीकार की तिथि। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी अखंडता पर निरपेक्ष शब्द कब और किस संविधान में जोड़े गए? सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका संविधान का भाग उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किस वाद के अंतर्गत लिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? राज्यों का संघ। देशी रियासत पर सम्राट की सर्वोच्च शक्ति कब समाप्त की गई? 12 मई 1946 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? 565। जूनागढ़ रियासत का विलय भारत संघ में किसके द्वारा हुआ था? जनमत संग्रह के द्वारा। कौन सी रियासतें हैं जिनका विलय स्वेच्छा से नहीं हुआ था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के समय वहाँ का शासक भागकर कहाँ चला गया? पाकिस्तान। वह कौन सी रियासत है जिस पुलिस कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया? हैदराबाद रियासत। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने अपनी रियासत को भारत में किस कारण से मिलाया था? पाकिस्तान कबायलियों के आक्रमण के कारण। ए श्रेणी के राज्यों की संख्या कितनी थी? 10। बी श्रेणी 8, सी श्रेणी 9, डी श्रेणी के राज्यों की श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं? अंडमान एवं निकोबार। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन से थे? बिहार, उड़ीसा, असम। भाषाई आधार पर तेलुगु राज्य की स्थापना की मांग करने के लिए आंध्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कानूनी आयोग का गठन कब किया गया? 1930 में। कानूनी आयोग की सिफारिश के आधार पर सिंध प्रांत का गठन कब हुआ? सन 1936 में। कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन कब किया था? 27 नवंबर 1947 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके-धर। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किस आयोग ने नहीं किया था? एसके-धर आयोग ने। जेबीपी समिति का गठन कांग्रेस समिति ने किस अधिवेशन में किया था? जयपुर अधिवेशन में। जेबीपी समिति की
सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। संविधान लागू होने के उपरांत सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया था, किंतु व्यक्ति की राय क्यों ली थी? जनभावनाओं का आदर करने के लिए। तेलुगु भाषियों के आंदोलन में आमरण अनशन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्री रामल्लू की। पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 22 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पर्रिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 30 दिसंबर 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को आशंकित स्वीकार करते हुए किसकी सिफारिश की? राज्यों के ABCD वर्ग विभाजन को समाप्त करने की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों की सिफारिश की थी? 16 राज्यों 3 संघ राज्यों की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार गठित किए जाने वाले 3 संघ राज्य कौन थे? दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को किस संशोधन के तहत स्वीकार किया? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने संघ राज्यों का गठन किया गया? 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का। फ्रांसीसी उपनिवेश स्वतंत्र नगर माहे या नाम और करकल को किस तरह से अर्जित किया गया? संधि द्वारा। भारत में फ्रांसीसी संधि कब हुई? सन 1954 में। फ्रांसीसी उपनिवेशों को मिलाकर किस राज्य का गठन किया गया? 6वें राज्य पांडिचेरी का। गोवा, दमन तथा दीव को भारत में कब मिलाया गया? सन 1961 में। गोवा, दमन और दीव को किस तरह से अर्जित किया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा। गोवा, दमन तथा दीव को कौन सा राज्य कहा जाता है? 7वां संघ राज्य। बम्बई को विभाजित करके कौन सा 15वां राज्य बनाया गया? गुजरात। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1963 में। पंजाब राज्य भाषाई आधार पर पंजाब एवं हरियाणा में कब विभाजित हुआ? 1966 में। तो 1969 में असम को विभाजित करके कौन सा उपराज्य बनाया गया? मेघालय। मेघालय तथा हिमाचल प्रदेश को राज्य की मान्यता कब प्रदान की गई? 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हो सका? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1986 में। गोवा के पूर्ण राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1987 में। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की इतनी संख्या है 8 और संघ शासित प्रदेश हैं 28। राज्य हैं 28 और संघ शासित प्रदेश हैं 8। किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्यों की संख्या अभिलिखित है? पहली अनुसूची में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में संविधान में प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संसद नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के अधीन कर सकती है? अनुच्छेद 2 के अधीन। अब तक गठित किए गए नए राज्यों की संख्या कितनी है? 14। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नामकरण एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के अधीन संसद विधि द्वारा उक्त परिवर्तन की शक्ति है? 3 के तहत। राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार किसके द्वारा होता है? किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संघ राज्य क्षेत्र जिसका नाम अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है क्या है? दिल्ली। क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान किस अधिनियम की धारा के अधीन किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा। वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 6। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज। पश्चिमी क्षेत्र मुंबई। दक्षिणी चेन्नई। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? संबंधित राज्यों में से एक का मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष का। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में प्रावधान है? भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? एकल। नागरिकता के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में मिली है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में।
क्या किसी व्यक्ति या उसके पूर्वजों में से कोई भारत में जन्मा हो तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा? हाँ। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले को भारत का नागरिक होने के लिए क्या करना होगा? भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करना होगा। किस अनुच्छेद के अधीन वह भारतीय नागरिक नहीं होगा जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान को आवर्जन कर गया हो? अनुच्छेद 7 के अधीन। भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति को की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में। विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाने का प्रावधान का किसमें? अनुच्छेद 9 में। 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति किस स्थिति में भारत का नागरिक होंगे? यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 23। मूल अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम दस्तावेज कौन सा है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा पर किस ने हस्ताक्षर किया था? ब्रिटिश सम्राट जॉन ने। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को मान्यता कब प्रदान की गई? सन 1215 में। ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को सम्राट द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? सन 1689 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? संविधान विधेयक 1895 से। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 10वें संविधान संशोधन 1791 द्वारा। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी सन 1925 में। मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग कब की थी? सन 1928 में। 1934 में मूल अधिकारों की मांग को किस समिति ने अस्वीकार कर दिया था? संयुक्त संसदीय समिति ने। किस अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था? 1935 अधिनियम में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किए जाने की मांग कब और किसके द्वारा पेश रिपोर्ट में की गई थी? सन 1945 में टीबी शफ्रू द्वारा। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारियों पर सिफारिश करने वाली उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान के प्रवर्तन के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मूल अधिकार व्यक्तियों को किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्यों के विरुद्ध। व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, 23, 22 और 24 में। क्या व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का अधित्यजन कर सकता है? नहीं। ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में। किसके आदेश द्वारा मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में निवास करता है किंतु भारतीय नहीं है उसे किन अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकारों के अतिरिक्त सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। मूल अधिकारों पर निर्बंधन की युक्त का निर्णय किसके द्वारा होता है? न्यायालय द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित होने वाले मूल अधिकारों का अधिवर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 358 द्वारा। अनुच्छेद 19 का स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय किन अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन। भाग 3 के लिए राज्य शब्द से अभिप्राय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले राज्य से है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यह प्रश्न सर्वप्रथम किस मामले में उठाया गया था? शंकरी प्रसाद बनाम संघ मामले में। संसद को एक विहित प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति है किंतु ऐसा संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला न हुआ। यह कथन किस मामले में अवधारित किया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अधीन किस मामले में विधि नहीं माना गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में। किस अनुच्छेद में विधि की समता तथा विधियों का समान संरक्षण का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। कानून विधि की समानता कहाँ की कॉमन विधि की ग्रहण किया गया? ब्रिटेन की कॉमन विधि से। कानूनों का समान संरक्षण कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से।
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15(1) में। स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4) में। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है 15(4) में। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण 16(4) में। सवर्ण गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 15(6) 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में। सवर्ण गरीबों EWS के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। सवर्ण गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण आधार है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के मापदंड नियम करने हेतु कौन से 2 आयोग गठित किए गए थे? कालेलकर आयोग 1953 और मंडल आयोग 1978। किस आयोग के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया? मंडल आयोग की। किस मामले में आरक्षण की सीमा 50% तक निर्धारित की गई? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 16 में। कौन सा मामला मंडलवाद के नाम से जाना जाता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अधिनियम? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। उपाधियों के अंत का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में पाए गए कुछ अपवाद कौन से हैं? सैनिक सेवा तथा विद्या एवं शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां। सामाजिक सेवा के लिए भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्मश्री उपाधि देने की प्रारंभ भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 1954 से। जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न उपाधियों का अंत कब किया गया था? 1977 में। भारत रत्न 2 बार बंद किया जा चुका है 77 और 92 में। किस पार्टी के पतन के बाद भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्मश्री उपाधियां पुनः कब से प्रारंभ की गई? 1980 से, जनता पार्टी के पतन के बाद। भारतीय संविधान को किस भाग के अंतर्गत भारत का अधिकार पत्र कहा गया? भाग 3 के अंतर्गत। मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे माना जाता है? 1215 का मैग्ना कार्टा को। मूल अधिकार सामान्यतः किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? राज्य के विरुद्ध। राज्य शब्द के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारी। नगर पालिकाएं, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत आदि क्या है? स्थानीय प्राधिकारी। जिस व्यक्ति को विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? प्राधिकारी। विश्वविद्यालय, विद्युत परिषद, एयरपोर्ट अथॉरिटी किस अनुच्छेद के अधीन राज्य है? अनुच्छेद 12 के अधीन। किस मामले में NCERT को राज्य नहीं माना गया है? चंद्र मोहन खन्ना बनाम NCERT के मामले में। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों और गैर नागरिकों को। विधि की समता को विधि का शासन किसने कहा है? प्रोफेसर डायसी ने। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21 में। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आते हैं? नागरिक तथा गैर नागरिक। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी आता है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया 1951 में। समान कार्य के समान वेतन का निर्णय अनुच्छेद 14-16 को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार की श्रेणी ला दिया। किस वाद में प्रस्तुत किया गया? रणधीर सिंह बदाब, भारत संघ 1982 वाद में। 1967 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम क्या कर दिया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 17 द्वारा प्रदत्त अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उपबंध किन अनुच्छेदों में किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 में। 1978 से पूर्व नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान समय में स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है।
संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्ययन का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया? संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार दोनों, किंतु संवैधानिक अधिकार की वरीयता सुप्रीम को SC। अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं। 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण समय मेलन की स्वतंत्रता, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 1 का क में कि प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिरोपित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य को। क्या विज्ञापन एवं सिनेमा प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल है? हाँ। सूचना का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार निम्नलिखित हैं। भारत की प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अपमान, शिष्टाचार, मानहानि या उत्तर अपराध उद्दीपन के आधार पर। प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं। सूचना प्राप्त करना, सूचना को प्रकाशित करना, प्रकाशित सूचना को प्रचार करना। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19(1) क में। क्या विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? हाँ। अनुच्छेद 19(1) क के अधीन कौन सा मूल अधिकार शामिल नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार। प्रेस परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। प्रेस परिषद अधिनियम में कौन सा शामिल होते हैं? एक अध्यक्ष एवं 28 सदस्य। कोई व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य अधिकतम कितनी बार हो सकता है? 2 बार। संगम या संघ बनाने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? वेश्याओं एवं सैनिकों को। नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19 में 2 से 6 में। किस संविधान संशोधन में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का आधार भारत की प्रभुता और अखंडता में शामिल किया गया? 16वां संविधान संशोधन में। संसद ने न्यायालय अवमान अधिनियम कब पारित किया? सन 1971 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी राज्य को के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में अनुच्छेद 19 पर निर्बंधन का आधार बनाया गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। नैतिकता एवं शिष्टता के आधार पर अनुच्छेद 19 पर निर्बंधन का प्रावधान किस धारा में किया गया? धारा में निहित है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 292, 93, 294 में। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता किस आधार पर प्रतिबंधित की जा सकती है? भारत की प्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित के आधार पर। भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को। संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था या सदाचार के आधार पर। संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 19 में। 19 की 3 में। अनुच्छेद 19 के अधीन स्वतंत्रताओं का निर्बंधन किस प्रकार का होना चाहिए? युक्त या तर्क संगत। आबाद संचरण की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन का आधार क्या है? साधारण जनता द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में उपबंधित किस अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को। दोहरे दंड से संरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 20 के 2 में। किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उपबंध किया गया? अनुच्छेद 21 में। अधिवास की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का आधार क्या है? अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण। अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 19(1) को निरसित किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(7) में। किस व्यक्ति को एक अपराध के लिए इतनी बार अभियोजित किया जा सकता है? 1 बार। किसी व्यक्ति को कब दंडित किया जा सकता है? जब उसमें किसी प्रवर्तित विधि का उल्लंघन किया हो।
किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के दंड की मात्रा किस सीमा तक निर्धारित हो सकती है? उस अपराध के लिए विधि द्वारा निर्धारित सीमा तक। किसी अपराध के अभियुक्त को किस कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए। अनुच्छेद 21 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को। किस प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? केवल विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। प्राण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक तथा पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, अवैध पुलिस निगरानी तथा अवैध निरोध से संरक्षण के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं। विदेश जाने या विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 के अधीन किस मामले के अंतर्गत माना गया है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। त्वरित अन्वेषण तथा विचारण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। जीविकोपार्जन का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21 में। किस अनुच्छेद के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 21 के अधीन। क्या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में भी शामिल है? हाँ। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों तथा संरक्षण को अनुच्छेद 22 के किन खंडों में शामिल किया गया है? खंड 1 और 2 में। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या तुरंत बताया जाना आवश्यक है? गिरफ्तार किए जाने का कारण। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छा अनुसार अधिवक्ता के विचार विमर्श तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसके समक्ष पेश किया जाना होता है? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना कि कौन सा समय शामिल नहीं किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के रास्ते में लगा समय। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 तक में। किस वाद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन माना गया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में। किस अनुच्छेद के अधीन शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? अनुच्छेद 21 के अधीन। पहली बार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा कब प्रवर्तित कराने का अधिकार निलंबित किया गया है? सन 1962 में। 1962 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का क्या आधार था? चीन का भारत पर आक्रमण। 1971 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का क्या आधार था? पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। दूसरी बार सन 1975 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का क्या आधार था? आंतरिक अशांति। किंतु संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अनुच्छेद 22 के खंड 1 व 2 में किसको प्रदत्त अधिकार प्राप्त नहीं है? विदेशी शत्रु व निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को। निवारक निरोध का क्या तात्पर्य है? अपराध करने से वो गिरफ्तार किया जाना। निवारक निरोध अधिनियम 1950 किसके द्वारा पारित किया गया? संसद द्वारा। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सामान्यतः कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? 3 मास की अवधि तक। निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को 3 मास की अवधि के अधिक तक कब निरुद्ध किया जा सकता है? यदि 3 मास की अवधि के पूर्व सलाहकार परिषद निरोध के लिए पर्याप्त कारण होने का प्रतिवेदन करें। सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति द्वारा। निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को किस कार्य का अवसर दिया जाता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायालय में आवेदन करने का। निवारक निरोध अधिनियम रासुका कब समाप्त किया गया? सन 1969 में। निवारक निरोध में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को तत्काल किस बात की सूचना दी जाती है? उसकी गिरफ्तारी क्या है? निवारक निरोध अधिनियम पुनः किस
नाम से जीवित किया गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971 के नाम से। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब तक प्रवर्तन में रहा? सन 1977 तक। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1980 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1974 में। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 23 और 24 में। मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 23 में। राज्य व्यक्तियों पर अनिवार्य सेवा की अधिरोपित कर सकता है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए। बालकों को किस कारखाने या खान में नियोजन से संबंधित प्रतिबंधित करना किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 के अधीन बालक होता है 14 वर्ष से कम आयु का। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त है? व्यक्तियों को। अनुच्छेद 23 का संरक्षण किसी द्वारा किया जाता है? राज्य एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 25(1) में। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? धर्म को मानना, धर्म के अनुसार आचरण करना एवं धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर। कृपाण यानी तलवार धारण करने तथा लेकर चलने का अधिकार किसे प्राप्त है? सिख संप्रदाय को। धर्म के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद तथा विधानमंडलों को। किस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना क्या कहलाया? अपराध। धर्म के संबंध में किन राज्यों के विधानमंडलों ने कानून बनाया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के विधानमंडलों ने। किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित है? अनुच्छेद 26 में। क्या संसद के द्वारा किसी संस्था को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है? नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की किस प्रकार के क्रियाकलाप की स्वतंत्रता नहीं है? धार्मिक क्रियाकलाप की। धार्मिक व्यवस्था के लोग अधिकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन है? अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त संस्कारों धार्मिक एवं उपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं शोषण का अधिकार किस अनुच्छेद में के अधीन है? अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर। धार्मिक शिक्षा किन संस्थाओं में दी जा सकती है? न्याय द्वारा स्थापित एवं राज्य द्वारा प्रशासित स्वतंत्रता में। किस संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता? कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 28। धर्मनिरपेक्ष का क्या अभिप्राय है? एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की सहायता को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है? राज्य की जनता पर कोई धर्म आरोपित
अधिरोपित नहीं कर सकता है। धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत की वजह से स्वीकार किया गया है। नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 26 की प्रदत्त मूल अधिकार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? संगठित अपराध के अनुच्छेद द्वारा। एक धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की सहायता या बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है? राज्य जनता पर कोई धर्म अधिरोपित नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को किस वजह स्वीकार किया गया है? नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 26 में प्रदत्त मूल अधिकार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? संगठित सरकार द्वारा। अनुच्छेद 29 एवं 30 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? संस्कृत और शिक्षा संबंधी प्राधिकार। अनुच्छेद 29 क्या प्रदत्त करता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में शामिल है। अनुच्छेद 30 शिक्षा। अनुच्छेद 29 अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। राज्य धर्म या भाषा पर आधारित संस्था किस कार्य के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है जो विभेद नहीं करेगा? शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में।